चलिए शुरू करते हैं आज के 50 प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए ताकि मैं प्रश्न और 4 ऑप्शन पढूं, तब तक आप उसका सही आंसर अपनी कॉपी में लिख लें। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो 50 प्रश्न है उसमें से आपको 40 प्लस आंसर आपके सही निकले। तो आज का पहला प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? सती प्रथा से, दहेज प्रथा से, बाल विवाह से, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में इसका सही आंसर लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर है जो शारदा अधिनियम है वो बाल विवाह से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है असत्य कौन सा है। युवा राष्ट्र की वास्तविक ऊर्जा है, युवा राष्ट्र की ऋण है, युवा राष्ट्र के भार है, या फिर सभी कथन सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कौन सा कथन इसका असत्य है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है जो निम्नलिखित में से जो कथन है वो युवा राष्ट्र के भार है, यानी कि ये कथन इसका गलत है, यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके विषय में चर्चा की गई है? दोस्तों किसके विषय में चर्चा की गई है भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सती प्रथा के ऊपर, बाल श्रम के ऊपर, दहेज प्रथा पर, या फिर मादक पदार्थों पर। 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट अपनी कॉपी में इसका सही आंसर लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर है जो भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से जिस विषय में चर्चा की गई वो है बाल श्रम के ऊपर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब बना? जो दहेज निरोधक अधिनियम है दोस्तों उसके बारे में बताना है कि कब बना है। 1960 में, 1964 में, 1970 में, या फिर 1974 में। 4 ऑप्शन है, फटाफट अपनी कॉपी में इसका सही आंसर लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर है जो दहेज निरोधक जो अधिनियम है दोस्तों वो 1964 में बना था। तो इसका सही आंसर है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञापन में महिलाओं के अश्लील चित्रण के विरुद्ध अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, जो विज्ञापन में महिलाओं के अश्लील चित्रण के विरुद्ध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में, 1982 में, 1984 में, या फिर 1986 में। 4 ऑप्शन हैं, फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो यह अधिनियम है वो 1986 में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर है डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा आरंभ किए गए? किसके द्वारा आरंभ किए गए दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, या फिर दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा आरंभ किए गए? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा आरंभ किया गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि मैं जब तक प्रश्न और 4 ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप उसका सही आंसर लगा सकते हो। यदि आप उस समय में भी आप वो सही आंसर ना लगा सको तो आप वीडियो को थोड़ा पुश करके भी उसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, उसमें से बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। कौन सा है? जटिल समाज की अपेक्षा सरल समाज में अपराध अधिक होते हैं, जटिल समाज की अपेक्षा सरल समाज में अपराध अधिक भयानक होते हैं, सरल समाज में सामाजिक नियंत्रण लिखित होते हैं, या फिर जटिल समाज में सामाजिक नियंत्रण व्यवस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है सही कौन सा है। तो इसका सही आंसर है डी, जटिल समाज में सामाजिक नियंत्रण व्यवस्थित होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर कहाँ है? कहाँ पर है दोस्तों बागोर? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें सही बताना है कि जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो बागोर में कहाँ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो भीमबेटका दोस्तों उससे क्या प्राप्त हुआ है? मानव अस्थियाँ, पशु अस्थियाँ, शैल चित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, फटाफट अपनी कॉपी में सही आंसर लगा लीजिए कि भीमबेटिका से क्या प्राप्त हुआ है। तो उसका सही आंसर है जो भीमबेटिका है उससे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बनाया गया? जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है दोस्तों कब बनाया गया? ये अधिनियम दोस्तों बहुत ही पूछे जाते हैं पर्यावरण में, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें जो अधिनियम से संबंधित जो प्रश्न दोस्तों बहुत सारे हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो आपके सामने है कि 1955 में, 1956 में, 1957 में, या फिर 1958 में। 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर लगा लीजिए अपनी कॉपी में। जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है वो कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर है जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है 1956 में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है बी।
अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात कब प्रतिबंधित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, कब प्रतिबंधित किया गया गर्भावस्था में कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात। 1994 में, 1995 में, 1996 में या फिर दोस्तों 1997 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, तो इसका सही आंसर बताना क्या है। तो इसका सही आंसर है जो गर्भावस्था में कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात 1994 में प्रतिबंधित किया गया। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है नारी देह व्यापार रोकने के लिए कब कानून बनाया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कब कानून बनाया गया नारी देह व्यापार रोकने के लिए। 1950 में, 1952 में, 1954 में या फिर दोस्तों 1956 में। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर बताना क्या है। तो इसका सही आंसर है जो नारी देह व्यापार है वो रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था वो 1956 में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है कानून बनाकर महिलाओं को खनन कार्य में कब प्रतिबंधित कर दिया गया था। कब प्रतिबंधित कर दिया गया था कानून बनाकर महिलाओं को खनन कार्य में। 1948 में, 1950 में, 1952 में या फिर दोस्तों 1956 में। 4 ऑप्शन है, फटाफट अपनी कॉपी में इसका सही आंसर लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, 1952 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो उसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है कि बाल श्रम का निषेध संविधान के लिए अनुच्छेद में किया गया। कौन से अनुच्छेद में किया गया बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 24। 4 ऑप्शन है, फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है जो बाल श्रम का निषेध संविधान के लिए जो अनुच्छेद है दोस्तों वो अनुच्छेद 24 में किया गया। तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है बालक को समाज में मिलजुल कर रहने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त होती बालक को समाज में मिलजुल कर रहने की। राष्ट्र से, पड़ोस से, परिवार से या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका सही आंसर है बालक को समाज में मिलजुल कर रहने की जो शिक्षा प्राप्त होती है वो परिवार से होती है। तो इसका सही आंसर है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, तंबाकू से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों तंबाकू से। एड्स होता है, अस्थमा होता है, हृदय रोग होता है या फिर कैंसर होता है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है। अगला प्रश्न है समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जो समाज है दोस्तों उसके बारे में बताना है कि उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है। राष्ट्र है, समुदाय है, समाज है या फिर दोस्तों परिवार है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल प्रश्न है 17वां प्रश्न। तो इसका भी आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों दोनों ही प्रश्न बहुत सरल है। आप इसका आंसर मेरे को जहाँ तक लगता है दोस्तों इसका आंसर आप बहुत ही जल्दी मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे देंगे। तो सही आंसर दोस्तों दोनों का मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इसका सही सही आंसर क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख रूप से तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है। जो प्रमुख रूप से जो तंबाकू है दोस्तों उसमें कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है। कैफीन होता है, निकोटीन होता है, टेनिन होता है या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताना है सही क्या है। इसका सही आंसर है जो तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ होता है दोस्तों वो निकोटीन होता है। दोस्तों बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं इस टॉपिक जो चल रहा है उसके ऊपर ही बताना चाहता हूँ कि जो दोस्तों तंबाकू का सेवन जो वीडियो देख रहे हैं जो कर रहे हैं दोस्तों वो तत्काल छोड़ दे क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं होती। इसको खाने से दोस्तों एक तो पैसे की बर्बादी है और इससे कोई फ़ायदा भी शरीर को नहीं मिलता। तो जहाँ तक दोस्तों मेरे को लगता है इसको आप जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। जो खा रहे हैं उनके बता रहा हूँ, जो नहीं खा रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है विवाह के लिए महिला की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो विवाह है दोस्तों उसके लिए महिला की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या फिर दोस्तों 20 वर्ष। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताना है कितनी होनी चाहिए विवाह के लिए महिला की न्यूनतम आयु। फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कब पारित हुआ स्वतंत्र भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम। 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर दोस्तों 1952 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, फटाफट अपनी कॉपी में इसका सही आंसर लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्र भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम 1948 में पारित किया गया। तो इसका सही आंसर है
बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, उसमें से बताना है कि सामाजिक बुराई बताना है दोस्तों कौन सी है। आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, दहेज प्रथा है या फिर नशाखोरी है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, अपने को सामाजिक बुराई बतानी है चारों में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, दहेज प्रथा। जो सामाजिक बुराई है दोस्तों चारों ऑप्शन में से, तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी, दहेज प्रथा। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। किससे था? ब्रह्म समाज से, देव समाज से, आदि ब्रह्म समाज से या फिर दोस्तों आर्य समाज से। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है जो राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। अगला प्रश्न है कि उन व्यक्तियों का छोटा समूह जो जैविकीय भूमिका निभाने के अतिरिक्त एक दूसरे के प्रति संस्थागत सामाजिक दायित्व को पूरा करते हैं तथा ऐसा करने के साथ ही उन विश्वासों और मूल्यों का पालन करते हैं जिनकी उनसे परिवार के अंतर्गत करने की आशा की जाती है, को हैरिस के अनुसार क्या कहते हैं दोस्तों? विघटित परिवार कहते हैं, एक केंद्रीय परिवार कहते हैं, संगठित परिवार कहते हैं या फिर संयुक्त परिवार कहते हैं। इसको दोस्तों प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, पूछ करके इसको 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 23वें का। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एक केंद्रीय परिवार कहते हैं हैरिस के अनुसार। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? मात्र स्थानीय परिवार कहा जाता है, संयुक्त परिवार कहते हैं, मात्र सत्तात्मक परिवार कहा जाता है या फिर मात्र वंशीय परिवार कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिए प्रश्न कि जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर अपनी कॉपी में लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर है कि उसे मात्र सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे परिवार जिनमें परिवार में सत्ता किसी पुरुष सदस्य में निहित होती है जिसे परिवार का मुखिया या कर्ता कहा जाता है को पितृवंशी परिवार कहते हैं, पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं, पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं या फिर संयुक्त परिवार कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिए प्रश्न कि ऐसे परिवार जिनमें परिवार में सत्ता किसी पुरुष सदस्य में निहित होती है। वहाँ पर दोस्तों महिला की बात हो रही थी, यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है। पुरुष सदस्य में निहित होती है जिससे परिवार का मुखिया या कर्ता कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें सही आंसर लगा लीजिए क्या है। तो इसका सही आंसर है उनको पितृ सत्यात्मक परिवार कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेस्टरमार्क के अनुसार आरंभिक परिवार किस प्रकार के थे? किस प्रकार के थे दोस्तों? वेस्टरमार्क के अनुसार आरंभिक परिवार एक विवाह परिवार, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर बहुविवाह। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है सही क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों जो वेस्टरमार्क के अनुसार आरंभिक परिवार है वो एक विवाह परिवार के थे। तो इसका सही आंसर है ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना या पहले के संबंधों का टूट जाना, पारिवारिक चेतना की समाप्ति हो जाना या पृथकता में विकास हो जाना ही तलाक है। पारिवारिक विघटन है, व्यक्तिगत विघटन है या फिर सामूहिक विघटन है। दोस्तों आपको प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ कि परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना या पहले के संबंधों का टूट जाना, पारिवारिक चेतना की समाप्ति हो जाना या पृथकता में विकास हो जाना ही 4 ऑप्शन है, इसमें से इसका सही आंसर बताना दोस्तों क्या है। तो इसका सही आंसर है जो पृथकता में विकास हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। अगला प्रश्न है क्रूगर के अनुसार बताए गए पारिवारिक तनाव की परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसमें से बताना है किसका उल्लेख नहीं किया गया क्रूगर के अनुसार। पहला ऑप्शन है परिवार के सदस्यों में उद्देश्यों की एकता का समाप्त हो जाना, एक व्यक्तिक स्वार्थों का बढ़ जाना, यह पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पति पत्नी के संबंधों में स्नेह, माधुर्य और सहानुभूति जैसी विशेषताओं का लुप्त हो जाना। तीसरा ऑप्शन है पति और पत्नी की संवेगात्मक मनोवृत्तियों में विरोध उत्पन्न हो जाना या इनमें उदासीनता आ जाना। तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है पति पत्नियों में पारस्परिक स्नेह एवं सद्भावना का होना। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है सही कौन सा है। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, पति पत्नियों में पारस्परिक स्नेह एवं सद्भावना का होना।
अगला प्रश्न है, उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियों के सदस्य एवं साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार की उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दी गई? दोस्तों ये बताना किस विद्वान द्वारा दी गई यह परिभाषा? डॉक्टर इरावती कार्वे, मैकाइवर एवं पेज, डॉक्टर AR देसाई या फिर डॉक्टर RN सक्सेना। 4 ऑप्शन है दोस्तों, उसमें से बताना है कि जो संयुक्त परिवार की जो उपयुक्त परिभाषा है दोस्तों वो किसके द्वारा, किस विद्वान द्वारा दी गई। 4 ऑप्शन है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए फटाफट इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है जो उपयुक्त परिभाषा है दोस्तों वो डॉक्टर AR देसाई द्वारा दी गई। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर इरावती कार्वे के अनुसार उन व्यक्तियों का समूह जो एक ही निवास स्थान में रहते हैं, एक स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित है, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों प्रश्न को, उसके बाद ही अपनी कॉपी में आंसर लिखिएगा। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त परिवार कहते हैं, पितृ सत्यात्मक परिवार कहते हैं, मातृ सत्यात्मक परिवार कहते हैं या फिर आधुनिक परिवार कहते हैं। 4 ऑप्शन है, फटाफट अपनी कॉपी में इसका सही आंसर लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस नियमानुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। कौन सा नियम है वो? दाय भाग का नियम, सपीड़ित का नियम, मिताक्षरा का नियम या फिर दोस्तों प्रवर्ग का नियम। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है सही आंसर क्या है। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर है मिताक्षरा का नियम से परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है। तो इसका सही आंसर है शी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाय भाग की प्रथा भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो दाय भाग है, जो प्रथा है वो भारत में किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में है, बंगाल में है, पंजाब में है या फिर दोस्तों बिहार में। 4 ऑप्शन है, तो फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो दाय भाग की प्रथा है वो भारत के बंगाल राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नियमानुसार संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जो मृत व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं? ये किस नियम में आता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मिताक्षरा का नियम, उद विकास का नियम, दाय भाग का नियम या फिर दोस्तों प्रसादवाद का नियम। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से सही आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि ये किस नियम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है दाय भाग का नियम। संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जो मृत व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, दाय भाग का नियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य कौन सा है? पहले प्रश्न को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य कौन सा है? आमोद प्रमोद है, मोक्ष है, भोग विलास है या फिर व्यभिचार है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो अपनी कॉपी में फटाफट इसका सही आंसर लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर है जो हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य है वो मोक्ष है। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि हिंदू परिवार में स्त्री पुरुष का धर्मानुकूल आचरण तथा एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम धीरे धीरे भगवान के प्रति अटूट पूजा भाव में परिणत होकर उन्हें कहाँ ले जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन, इसमें से बताना सही ऑप्शन क्या है। आर्थिक विकास की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है, सामाजिक विकास की ओर ले जाता है या फिर मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ले जाता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उन्हें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है, यानी इसका सही आंसर है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू परिवार जीवन के विकास के प्रत्येक चरण पर व्यक्ति को संस्कारित करता है, इसलिए हिंदू परिवार अत्यंत निश्चित, व्यापक एवं सुदृढ़ नियमों पर आधारित है। समिति है, समुदाय है, आदर्श संस्था है या फिर आदर्श संस्था नहीं है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है सही क्या है। अपनी कॉपी में फटाफट इसका आंसर लिख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, आदर्श संस्था है।
अगला प्रश्न है कि प्राचीन हिंदू परिवार में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी दोस्तों? स्त्रियों की स्थिति प्राचीन हिंदू परिवार में सामान्य स्थिति थी, प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति थी, निम्न स्थिति थी या फिर असामान्य स्थिति थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना सही क्या है। तो इसका सही आंसर है जो प्राचीन हिंदू परिवार में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति थी। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसको श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च माना गया है? तो दोस्तों किसको श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च माना गया है? स्वर्गाश्रम को, गृहस्थाश्रम को, वानप्रस्थाश्रम को या फिर संन्यासाश्रम को। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है किसको श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च माना गया है। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च माना गया है। अगला प्रश्न है भारतीय आश्रम व्यवस्था के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? भारतीय आश्रम व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण समाज की आर्थिक आवश्यकताएं गृहस्थों पर निर्भर है, अतः समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विचार करना आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक है, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक है या फिर दोस्तों डी, आनंद आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर इसका लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों जो समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जिसमें हिंदू विवाह के बारे में पूछा दोस्तों क्या है? धर्म प्रजोत्पत्ति तथा रति आदि के भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक प्रयोजनों से एक स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंध में बन जाते हैं। पति पत्नी का विवाह कुछ नियमों के आधार पर होता है। अगला ऑप्शन है पति पत्नी का विवाह कुछ नियमों के आधार पर होता है या फिर दोस्तों डी, कानून के आधार पर स्त्री पुरुष परस्पर संबंधों में बंधे होते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जिसमें 4 ऑप्शन है। तो अभी तक आपने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जिसमें धर्म प्रजोत्पत्ति तथा रति आदि के भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक प्रयोजन से एक स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंध में बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसमें से बताना है आपको क्या है? व्यक्तिवाद है, समाजवाद है, नगरीवाद है या फिर ग्रामीणवाद है। 4 ऑप्शन है, फटाफट अपनी कॉपी में सही आंसर लिख लीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है डी, ग्रामीणवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अच्छा है? मनु के अनुसार बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन है इसमें से कि कौन सा विवाह अच्छा है? गांधर्व विवाह अच्छा है, राक्षस एवं असुर विवाह अच्छा है, ब्रह्म विवाह अच्छा है या फिर पिशाच विवाह अच्छा है। 4 ऑप्शन है, फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है जो मनु के अनुसार ब्रह्म विवाह अच्छा है। तो इसका सही आंसर है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954, आर्य विवाह वैधानिकरण अधिनियम 1937, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 या फिर डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। 4 ऑप्शन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उसका सही आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? तो आपने लिख लिया होगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। इसका सही आंसर है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष या स्त्री किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं? कौन सा अधिनियम है दोस्तों जिसमें कोई भी पुरुष या स्त्री किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं? विशेष विवाह अधिनियम 1954, शारदा अधिनियम 1929, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या फिर दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। वो कौन सा अधिनियम है जिसमें
कोई भी पुरुष या स्त्री किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में मेहर वह धन संपत्ति है जो किसी धार्मिक संस्था में दी जाती है, पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है, पत्नी द्वारा पति को प्रदान की जाती है, या फिर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को प्रदान की जाती है। 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है कि मेहर वह धन संपत्ति है जो। तो अपने कॉपी में फटाफट इसका सही आंसर लिख लीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित अवधि तक के लिए तय किए गए विवाह को मुताह विवाह कहते हैं, निकाह कहते हैं, जिहर कहते हैं, या फिर इला कहते हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है कि कोई एक निश्चित अवधि तक के लिए तय किए गए विवाह को क्या कहते हैं। तो फटाफट इसका सही आंसर लिख लीजिए क्या है। इसका सही आंसर है कि एक निश्चित अवधि तक के लिए तय किए गए विवाह को मुताह विवाह कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, मुताह विवाह का प्रचलन ईसाइयों में है, शिया लोगों में है, सुन्नियों में है, या फिर पारसियों में है। 4 ऑप्शन है किसमें है इसका विवाह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इसका विवाह शिया लोगों में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी। 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है कि नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन है, वंशावली संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा अभिव्यक्ति, सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध, सांस्कृतिक अनुकूलित संबंधों की मान्यता, या फिर डी, संबंधियों का समूह। इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें बताना है कि सही क्या है। तो फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कि जो नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा है वो है वंशावली संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का वंशानुक्रम पाया जाता है। 4 ऑप्शन दोस्तों उसमें से बताना है कि कौन सा एक प्रकार का वंशानुक्रम पाया जाता है। मातृवंशी, पितृवंशीय, दोहरा, या फिर द्विपक्षी। 4 ऑप्शन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोहरा। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि जब एक दंपत्ति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इस स्थिति को? पति स्थानिक, मातृ स्थानिक, उभया स्थानिक, या मातुल स्थानिक। 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन अपने कॉपी में लिख लीजिए क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, उस स्थिति को उभया स्थानिक कहते हैं। दोस्तों ये 50 प्रश्न थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।